Good morning class. Today in this video we will study our second half of chapter number 7 that is electricity. Okay, इस हाफ के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा मेनली हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इससे पहले हमने पढ़ा है अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज वोल्टेज, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं. इन सब के बारे में हमने पढ़ा है. अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट. एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेनली 3 प्रकार के जो इफेक्ट हैं वो शो करता है. कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट आपका आता है हीटिंग इफेक्ट जिसमें आपकी कोई चीज हीट होती है. सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, करंट जब किसी के अंदर से पास करोगे तो वो मैग्नेट बन जाता है. और इसके बाद थर्ड है आपका केमिकल इफेक्ट, मींस जो आप लोग बैटरी वगैरह के अंदर में देखते हो, केमिकल चेंजेस वहां पे होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. ठीक है, तो ये 3 मेन हैं, लेकिन ये 2 जो हैं ये हम अपनी 7th क्लास के अंदर पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे 8th क्लास के अंदर. तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी, नॉर्मल जो बैटरी होती हैं उनके अंदर ये इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है. बाकी 2 के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की. हीटिंग इफेक्ट. अभी हीटिंग इफेक्ट होता क्या है? तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर किसी एक जो कंडक्टिंग जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे जो एक बल्ब है उसको आप ऑन कीजिएगा, नोट एलईडी नोट सीएफएल, हालांकि उनके अंदर भी होता है लेकिन उतने अमाउंट में आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. आप कीजिएगा बल्ब के अंदर, ठीक है, 0 वाट बल्ब जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 5 to 10 वोल्ट में जो आता है, या फिर नॉर्मल एक 10 रुपीज का जो बल्ब आता है उसका आप एग्जांपल लीजिए. आप उसको थोड़ी देर के लिए ऑन करके छोड़ दीजिए, फिर आप बल्ब को टच करके चेक करना. ठीक है, टच ज्यादा देर तक अगर बल्ब आपने जलाया है तो आपके हाथ जल सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है. इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट में, वो हम बाद में एक बार करेंगे. पहले हम हीटिंग इफेक्ट को समझते हैं. वो आपका बल्ब गर्म हुआ, वो क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने क्या किया, बल्ब को हमने केवल हीट प्रोवाइड की थी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया था. इलेक्ट्रिक करंट से वहां पे क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है. यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, ये डिपेंड किस किस के ऊपर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस सिंपली आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मैंने बल्ब का भी एग्जांपल आपको दिया है. तो बल्ब में क्या था, जो बल्ब के अंदर जो वायर यूज होती है वो आपकी बनती है टंगस्टन से. उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए वो बल्ब जो वो ज्यादा गर्म हुआ. लेकिन सेम करंट हमने दिया था वायर को, वायर का रेजिस्टेंस क्या था? कम था, तो वो गर्म क्यों नहीं हुआ? भाई दोनों को सेम दिया है, बल्ब को भी हमने वही करंट दिया है, वायर को भी वही दिया था. मेन डिफरेंस किस में था? बल्ब के अंदर जो वायर थी, टंगस्टन वायर थी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, और जो नॉर्मल वायर थी जो करंट कैरी कर रही थी उसका रेजिस्टेंस कम था. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम वो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा. सेकंड जिसके ऊपर ये आपका डिपेंड करता है वो है करंट. कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसके अंदर से पास कर रहे हो. अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, और अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वहां पे आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी ज्यादा होगा. इसके लिए एक कंडीशन होती है, ये क्या है? सेम रेजिस्टेंस के डिवाइसेज होने चाहिए. ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर किया था, एक का रेजिस्टेंस ज्यादा था, एक का कम था, करंट सेम दे रहे थे, लेकिन दोनों की हीट के अंदर जो हीट प्रोडक्शन वहां पे हुई थी उनके अंदर चेंज था. सेम चीज आपको यहां पे याद रखनी है. इलेक्ट्रिक करंट सेम रेजिस्टेंस डिवाइस के लिए, अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट कम दिया है तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर आपने करंट ज्यादा दिया है तो वहां पे हीट भी आपकी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. इस तरीके से आपका था. अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? पहले हम डिसएडवांटेजेस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस इसके कहां कहां होते हैं? तो डिसएडवांटेज इसका मेनली एक ही होता है. क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जैसे
आप बल्ब जो है वो जला रहे हो, उसमें तो इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होगा कि आपके अप्लायंस जो हैं जब वो रन करते हैं तो वहां पे क्या है, मेन एक चीज जो आपकी होगी कि आपने किसी को इलेक्ट्रिसिटी, किसी डिवाइस को आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस हुई है वहां पे, हीट, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी उसी से आपकी क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है आपके लिए, वेस्ट है। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है। दूसरा इसके अलावा जो आपका डिसएडवांटेज होगा उसके अंदर क्या होगा कि आपके अप्लायंसेस अगर लंबे टाइम तक एक साथ अगर चलेंगे तो वो हीट अप हो रहे हैं, हीट होके उनके अंदर क्या होगा, आग लग सकती है, फायर वगैरह लग सकती है। नॉर्मली वायर जो है उनके ऊपर की जो कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग जो उनके ऊपर से आती है, रबड़ कोटिंग जो उनके ऊपर से आती है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, वो जल जाएगी। जलने की वजह से दो वायर आपस में अगर टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो सकती है। अभी यहाँ पे ये दो टर्म आती हैं डिसएडवांटेजेस के अंदर में, एक तो है आपका ओवरलोड और एक है आपका शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होती है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको, पहले हम ओवरलोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपके घर पे कोई भी वायर होती है, हालांकि मे भी आपको ना पता हो, लेकिन वायर के ऊपर उसकी कैपेसिटी होती है 1 mm, 2 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, इस तरीके से उनके ऊपर मेंशन होता है। उसके साथ आप कितने डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, ये एक वायर की जो है वो कैपेबिलिटी होती है। 1 mm की वायर के साथ में आप एक पंखा, एक बल्ब नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा या हैवी अप्लायंसेज अगर आप उसके साथ में अगर यूज करोगे तो वो क्या होगी, वो हीट होगी और जल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 mm की कोई वायर है, पतली सी, बिल्कुल पतली सी वायर है, और उससे आप क्या कर रहे हो, प्रेस करने का काम कर रहे हो। तो प्रेस भी कर रहे हो, साथ में एक पंखा भी आपने चला रखा है, घर पे एक बल्ब भी जला हुआ है, 3 अप्लायंसेज हो गए। कोई एक और हैवी अप्लायंस उसने हीटर चला दिया। 1 mm की वायर है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, एक पंखे और एक बल्ब को नॉर्मली चला सकती है। लेकिन आपने क्या किया, दो हैवी अप्लायंसेज उसके साथ जोड़ दिए, एक आपने प्रेस अटैच कर दी है, दूसरा आपने उसके साथ में हीटर लगा दिया है। ठीक है, अभी 4 अप्लायंसेज हो गए हैं। 4 अप्लायंसेज अपने करंट की डिमांड बढ़ाएंगे, करंट ज्यादा मांगेंगे। वो वायर 1 mm की है, उसके लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो एक पंखे और एक बल्ब के जितनी थी, लेकिन डिमांड बढ़ी तो उसके अंदर से करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। पतली वायर 1 mm की, ठीक है, अब पतली वायर है, करंट उसके अंदर से कम, जो रेजिस्टेंस है उसका हालांकि ज्यादा हो जाएगा एक थिक वायर के कंपैरिजन अगर हम लोग करें, लेकिन करंट उसके अंदर से अगर ज्यादा फ्लो होगा तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, अगर किसी वायर के अंदर से या किसी कंडक्टर के अंदर से अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, वो हीट भी क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अगर ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा करंट उस वायर के अंदर से फ्लो करेगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका जो लेयरिंग है वो खत्म हो जाएगी, वायर जल जाएगी, आग तक लग सकती है। और काफी केसेज आपने सुने होंगे कि बिजली की वजह से आग वगैरह लग गई, तो उसका एक मेन कारण जो है वो यही होता है कि ओवरफ्लो वहां पे हो गया है। ठीक है, इसके साथ शॉर्ट सर्किटिंग आता है। शॉर्ट सर्किटिंग में कैसे होता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग होता है कि कहीं पे आपस में दो वायर एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाए, ठीक है, उनके ऊपर की रबड़ की लेयर जो वो जल जाए, और ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। कहीं पे ओवरलोड हुआ, दो वायर जो कैरी कर रहे थे एक करंट को और एक न्यूट्रल था, वो दोनों आपस में कहीं पे जल के और एक साथ एक दूसरे के साथ चिपक जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। उसमें क्या होगा, लेंथ जो थी करंट फ्लो की वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। लेंथ अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस के अंदर हमने पढ़ा है, लेंथ अगर स्मॉल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब आपकी लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और आपकी जो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से जो है आग वगैरह लगने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो आपका, शॉर्ट सर्किटिंग लगाओ चाहे ओवरलोडिंग लगाओ, दोनों आपके जो अप्लायंसेज हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। अभी शॉर्ट सर्किटिंग और ये जो दोनों चीजें थी, इनसे बचाने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं
वायर के अंदर अपने अप्लायंसेस के साथ में, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज जो है वो नॉर्मली एक लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होती है। जो बाकी वायर वगैरह होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। अच्छा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट पे करेगी क्या? अभी जैसे मैंने आपको 1 mm की वायर का एक एग्जांपल दिया था, 4 डिवाइसेज उसके साथ मैंने अटैच कर दिए। अब 4 डिवाइसेज जब मैंने उसके साथ में अटैच किए तो यहाँ ये मैंने एक फ्यूज जो है, 2 वायर आपके पास होते हैं नॉर्मली, अगर हम बात करें, एक होती है जो करंट कैरी करती है, ये रेड कलर की होती है, एक होती है ब्लैक कलर की। रेड जो है ये लाइव होती है, इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। ब्लैक जो है ये न्यूट्रल होती है, केवल सर्किट कंप्लीट करने का काम करती है। ठीक है, ये जो लाइव वायर है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस फ्यूज को लगाने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कई बार आपको फ्यूज जो है वो इसके और इसके दोनों के ऊपर भी लगा हुआ मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली फ्यूज जो है वो लाइव वायर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर चांसेस लाइव वायर के ऊपर में, क्योंकि करंट इसी से फ्लो होके जाना है। तो अगर यहाँ पे ये लो मेल्टिंग है, अब ज्यादा हीट अगर इसके अंदर आएगी तो इन वायर के जलने से पहले क्या होगा, ये वायर जो है ये जल जाएगी, क्योंकि इस वायर के कंपैरिजन में इस फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो लो था। मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होगी, ठीक है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो जाएगा तो ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं। अभी करंट जो है वो एयर के अंदर तो फ्लो नहीं करता कि अपने आप यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सर्किट ब्रेक हो गया। आपका जो डिवाइसेस थे, प्रेस या फिर जो भी आपने अटैच किया था, टीवी था और कुछ था, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अच्छा, डिसएडवांटेजेस जो हैं हीटिंग इफेक्ट के वो काफी ज्यादा होते हैं, और इन डिसएडवांटेजेस से बचाने के लिए, या फिर मैं कहूँ ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग या ओवर हीटिंग से बचाने के लिए काफी सारे डिवाइसेज के अंदर कूलिंग पैड वगैरह यूज किए जाते हैं। जैसे नॉर्मल अगर आप देखेंगे लैपटॉप वगैरह के अंदर में, तो वहां पे फैन वगैरह लगाए जाते हैं। टीवी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर वेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, खाने आपको टीवी के पीछे आपको मिल जाएंगे। क्यों? ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो निकल जाए, डिवाइस को नुकसान ना हो, इसके लिए वो यूज किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ओवरलोडिंग हो गया है फ्यूज। अच्छा, फ्यूज जो है वो मे बी आजकल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आपके डिवाइसेस के अंदर में, फ्रिज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपको अदर जो डिवाइसेज है उनके अंदर, जो हैवी डिवाइसेज आते हैं मेनली, उनके अंदर आपको फ्यूज देखने को मिल जाएगा। इन्वर्टर के बैक साइड में होता है एक, ठीक है, उसको निकाल के आप देख सकते हो। आपके घरों में मेन कनेक्शन जहाँ पे होता है वहां पे आप देख सकते हो। इसके बाद में आपके इन्वर्टर के अंदर जो है फ्यूज जो है वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, मेन सप्लाई से मुझे याद आया अभी कि जो फ्यूज है आजकल मेन सप्लाई के अंदर इसका थोड़ा सा कम यूज किया जाता है। इसकी जगह पे 2 डिवाइसेस और आ गए हैं, एक है एमसीबी और एक है आरसीबी। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर, ये 2 डिवाइसेस नए आ गए हैं जिनका यूज। एमसीबी तो आप सभी ने सुना होगा, देखी भी होंगी। एमसीबी जो है फ्यूज के कंपैरिजन में अच्छी होती है, क्योंकि फ्यूज वायर अगर मान लो जल गया तो आपको वायर चेंज करना पड़ता है। एमसीबी में क्या होगा, वो डाउन हो जाएगी, ऑटोमेटिक गिर जाती है, सप्लाई बंद कर देती है ओवर रेटिंग होने पे। उसको आप उठा दो, फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूज में ऐसा नहीं होता है, आपको वायर वहां पे चेंज करना पड़ता है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट का। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट जो है वो अभी काफी जगह पे यूजफुल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल था बल्ब के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट का जो है यूज करते हैं। सेकंड जो हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, अप्लायंसेस बता देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक टोस्टर आता है, प्रेस आती है, घरों में पानी गर्म करने के लिए जो रोड होती है उसके अंदर भी हम उसका यूज करते हैं। और भी काफी सारे अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। एक फ्यूज का जो हमने किया है क्वेश्चन, इसके अंदर भी तो आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ही तो टेक प्लेस कर रहा है, हीट की वजह से वो मेल्ट हो रहा है। तो ये हीटिंग इफेक्ट का आपका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके,
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्या है, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कैसे होगा, तो उसको हम करते हैं अभी। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है वो सेम कुछ मिलता जुलता है, जैसे आपका हीटिंग हुआ था वैसे ही आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो कहीं मैग्नेट है, इस चीज को अगर आपको चेक करना है तो नॉर्मल सिचुएशन में आप कैसे उसको चेक कर सकते हो, तो आप एक कंपास लीजिएगा, किसी एक मैग्नेट के पास जब आप उसको लेके जाओगे तो वो आपको डिफ्लेक्शन शो करता है, मींस उसके अंदर जो उसकी नीडल होती है वहां पे डिफ्लेक्शन आपको शो होगा। ये कहीं पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो सब्सटेंस जो करंट को कैरी कर रहा है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है आपका। अब इस चीज को चेक कैसे किया गया, तो ओरेस्टिड नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास में वो एक कंपास लेके आए। कंपास जब लेके आए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नीडल है कंपास की वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है व्हेन इट कम्स नियर टू वायर विच कैरीज करंट, जो करंट को कैरी करते हैं उसके पास जब कंपास आता है तो वहां पे डिफ्लेक्शन आपका शो हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस थी मैग्नेटिक इफेक्ट के रिगार्डिंग में। फिर ओरेस्टेड ने इसको अप्लाई किया, आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है तो वो आपका एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होंगे प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने से पहले हमको एक छोटी सी टर्म पढ़ लेनी चाहिए, व्हाट इज ए कोयल। ये कोयल होती क्या है, तो ये एक लूजली वाउंडेड सर्कुलर एक आपकी वायर होती है। जैसे नॉर्मली ये मेरे पास एक वायर है, मैं इसको कुछ इस तरीके से मैंने रोटेट किया, ठीक है, मैंने इसके रोटेशंस बना लिए, तो ये जो है मेरी इस तरीके से मेरी एक फॉर्मेशन जो वहां होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोयल। ठीक है, तो ये जो कोयल होती है, अभी इसके अंदर से अगर हम करंट पास करेंगे, इस कोयल के अंदर से अगर हम करंट पास करेंगे तो वो आपका क्या बिहेव करेगी, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया ये आपकी कोयल जो है वो कुछ इस तरीके से राउंड होते हैं, इसके अंदर वायर राउंडेड होते हैं, दो एंड होते हैं इसके। अगर मैं इससे कहीं पे बैटरी अगर कनेक्ट कर देता हूं, मैंने बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दी, तो ये जो है एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। अब मेरे को बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर मेरे को बनाना है तो मैं इस वायर के बिटवीन में एक आयरन नेल को रख देता हूं। ठीक है, ये आयरन नेल जो आपकी होती है ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। यहाँ पे ये जो सॉफ्ट आयरन जो कोर है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर एक आपका सॉफ्ट मैग्नेट होता है जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उतनी जल्दी लूज कर देता है जितना जल्दी उसके अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ये आयरन नेल एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। जैसे ही करंट सप्लाई हमने बंद कर दी तो ये आयरन नेल अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को भी छोड़ देती है। मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनका यूज जो है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके अगर यूजेज की अगर हम बात करें तो ये आपका यूज किया जाता है हैवी जो मेटलिक सब्सटेंसेस के जो हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको उठा के किसी दूसरी जगह पे अगर रखना है तो वहाँ हम यूज करते हैं। कैसे, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके ऊपर रखा, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने उसके लिए स्टार्ट कर दी, उसको स्टिक करेगा, अपने साथ चिपकाएगा उसको मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, फिर जब दूसरी जगह जिस जगह हमें वहां रखना है वहां पे हम उसको रखेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होते ही वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। फिर हम उसको उठा के और दूसरे किसी कंटेनर वगैरह के ऊपर में हम उसको रख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है वो आपका मोटर्स वगैरह के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसका यूज आपका इलेक्ट्रिक डोरबेल के अंदर में किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक इसके अगर यूजेस की हम बात करें तो टेलीफोन जो है उसका जो ईयर साइड जो आता है, कान की तरफ जो आपका आता है टेलीफोन में, तो उस साइड पे भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का वहाँ पे यूज किया जाता है। ये इसके कुछ एक कॉमन यूजेस हैं, एक दो यूजेस आप
इसकी बुक के अंदर से आप पढ़ सकते हो, जो आपके वहाँ पे आपको दिए हुए मिलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में किस तरीके से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आपका तब तक रहता है जब तक करंट हमने वहाँ पे पास किया है। जैसे करंट बंद तो वो भी एज ए मैग्नेट बिहेव करना बंद कर देते हैं। दूसरा जो है उसके अंदर में है कि इनकी जो डिपेंड है, जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर में करता है? तो वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोयल्स के ऊपर में, कितने टर्न हमने कोयल के लिए। जैसे मैं आपको बताया था सिंपली, ये एक कोयल है, इसका अगर ये हुआ तो 1 टर्न हो गया है, एक बार और घुमा दिया तो 2, एक बार और घुमा दिया तो 3। तो जितना है नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे, उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट आपका इंक्रीज होते हुए चला जाता है। और जितना ज्यादा करंट फ्लो करूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मेरा बढ़ता हुआ चला जाता है। मीन्स 2 चीजों के ऊपर डिपेंड किया है। फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कोयल, और सेकंड जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है। इन 2 के ऊपर में डिपेंड करता है। तीसरा, परमानेंट मैग्नेट से अलग होते हैं, लास्ट लॉन्ग इनका मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, करंट फ्लो होता है तब तक इनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो रहता है। इसके बाद जो लास्ट अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डोरबेल का। ओके, लास्ट अपना जो टॉपिक है वो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा इलेक्ट्रिक डोरबेल के रिगार्डिंग में आपका रहेगा। इलेक्ट्रिक डोरबेल किस तरीके से काम करती है? तो इलेक्ट्रिक डोरबेल में आप एक बार मैं डायग्राम ये पहले बनाए हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कंज्यूम करते हैं अगर मैं अच्छे से इनको बनाता। तो यहाँ पे मेन जो पार्ट है ये गोंग होती है, ये हमर है, जो गोंग के ऊपर लगेगा तब ये बजेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपकी, ये बैटरी, ये स्विच जो घर के बाहर लगा हुआ होता है। यहाँ पे मेनली 2 स्विच आपके होते हैं, एक स्विच ये है, एक स्विच हम इसको बोलते हैं एस और टी। टी आपका एक टर्मिनल है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है हमर के साथ इस आयरन स्ट्रिप को। ये जो है एस स्ट्रिप के लिए यूज किया गया है, ये आपकी एक आयरन की स्ट्रिप होती है। अभी किस तरीके से ये काम करती है? ये तो है ऑफ स्टेट में, जब कोई बेल नहीं बजा रहा है उस टाइम पे आपकी बेल कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन जैसे ही कोई बेल को बाहर आया, किसी को अंदर आना है, परमिशन लेना है, कोई काम है, वो बाहर वाले स्विच को क्या करेगा? ऑन। ये कंडीशन आप चेक कीजिएगा, ये आपका जो ऐसे है ये ऑफ स्टेट में है और ये किस में हो गया? ऑन स्टेट में। जैसे ही स्विच दबाया इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, अब यहां से जाएगा ये इसके अंदर। यहां ये क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे इसके अंदर से अंदर करंट आएगा तो इसके अंदर ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट आने की वजह से ये क्या करेगा? ये जो स्ट्रिप जो इस तरीके से थी इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ये यहां से फिक्स है, यहां से हिल नहीं सकती, तो ये क्या करेगी? थोड़ा सा ऊपर से आएगी। अभी क्या होगा? हमर जो दूर था गोंग से, इसने खींचा इसको इस साइड, तो ये हमर क्या होगा? जाएगा आगे की तरफ, ये इसके साथ लगेगा। जैसे ही हमर इसके साथ लगा, यहां कनेक्शन क्या हो गया? ये देखो बीच में गैप आ गया। ये टर्मिनल टी था, यहाँ पे ये आपका एस था। ये टर्मिनल टी और एस, इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट क्या हो गया है? टूट गया है, ठीक है। मींस एक बार आपका हैंग हुआ, वापिस ये सिचुएशन आ जाएगी, फिर से स्विच दबाना पड़ेगा, फिर से बेल रिंग होगी, फिर से जैसे ही उसको छोड़ दिया फिर से, तो दोबारा से। तो एक बार स्विच जब आपका दबाया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक डोरबेल है वो केवल एक बार अपना जो है वर्क करती है। यही इसका पूरा कंसेप्ट है जिसके थ्रू ये काम करती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। थैंक यू। इलेक्ट्रिक डोरबेल जो है उसका डायग्राम, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, इसको ड्रॉ करके आप चेक कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आता है आपका। प्रिंसिपल इसका काफी आसान है। करंट फ्लो किया इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, करंट जैसे ही जाएगा तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट करेगी।
मैग्नेट हो गया तो ये इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जैसे ही आएगा तो गोंग इसके साथ हमर मूव करेगा, हमर जाके स्ट्राइक होगा गोंग के साथ में। जैसे ही गोंग के साथ टकराया, नीचे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कनेक्शन ब्रेक हो गया है। कनेक्शन ब्रेक होते करंट फ्लो बंद हो जाएगा, सर्किट जैसे ब्रेक होगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसका लूज, ये वापस क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन के ऊपर। मींस ये स्विच ऑफ था, ऑन था, इधर जाएगा, जैसे ये हो गया इधर आ जाएगा वापस। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है पूरी। थैंक यू। आई होप कि ये जितना भी मैंने आज आपको समझाया ही आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।